प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12 के अंतर्गत शौर्य गाथा पाठ की व्याख्या करेंगे। ये पाठ 6 है। इस पाठ में 2 वीरों की वीरता का वर्णन किया गया है। एक महाराज शिवाजी शिवा शौर्य के अंतर्गत और दूसरे हैं छत्रसाल बुंदेला, इनकी छत्रसाल प्रशस्ति के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया। इसके रचनाकार भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि भूषण हैं, जो वीर रस के कवि हैं। तो इसमें पहली कविता शिवा शौर्य, इसमें 2 छंद हैं। इन दोनों छंदों का वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे। ये चित्र में आप शिवाजी को देख रहे हैं, महाराज शिवाजी छत्रसाल के बाद। तो आइए, पहला छंद है शिवा शौर्य के अंतर्गत। तो जैसे व्याख्या करते हैं आप जानते हैं, संकेत में साज डैश 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 हलत हैं, ये संकेत हुआ। संदर्भ में पाठ का नाम, कवि का नाम, जैसा कि इसका पाठ का नाम है शौर्य गाथा के अंतर्गत शिवा शौर्य, कवि भूषण, ये संदर्भ हुआ। प्रसंग, इस छंद में भूषण ने महाराज शिवाजी जो युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, युद्ध प्रस्थान का वर्णन किया गया है। व्याख्या। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। महाराज शिवाजी अपने चारों प्रकार की सेनाओं को सजाकर, माने चतुरंगनी सेना को सजाकर, अब चतुरंगनी सेना क्या होती है, तो उसमें सबसे पहले पैदल, उनके पीछे घुड़सवार, उनके पीछे हाथी सवार और उनके पीछे रथ, माने घोड़े वाले सैनिक, हाथी वाले सैनिक, रथ वाले सैनिक और पैदल, ये चारों प्रकार की सेना को चतुरंगनी सेना कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ कुछ सैनिक आपको घोड़े पर बैठे दिखाई दे रहे होंगे और ये प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं, युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। तो साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। महाराज शिवाजी अंग में उत्साह भर करके, मन में उत्साह धारण करके, अंग में उमंग धार माने मन में उत्साह धारण कर करके, चारों प्रकार की चतुरंगी सेना को सजाकर, मन में उत्साह धारण करके, उमंग भरकर, उल्लास के साथ युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। जंग जीतन माने युद्ध जीतने के लिए, चलत है माने प्रस्थान करते हैं, सर्जा माने सज करके। भूषण बनत, भूषण कवि कहते हैं नाद बेहद नगारन के, नगाड़ों, नगारन है नगाड़ों का, बेहद माने असीम, सीमा रहित, अत्यधिक, नाद माने आवाज, नगाड़ों की अत्यधिक आवाज हो रही है, नगाड़ों का अत्यधिक शोर हो रहा है। माने जब सेना चलती है तो उसके चलने के पहले नगाड़े बजते हैं, आगे आगे नगाड़े भी बजाए जाते हैं। नगाड़े बजने से शोर होता है, आवाज होती है, उससे सैनिकों में उत्साह बढ़ जाता है। तो सैनिकों में उत्साह भरने के लिए नगाड़े भी बजाए जाते थे युद्ध में। पहले के युद्ध होते थे, उनमें नगाड़े बजते थे। तो नगाड़ों की बेहद आवाज होती है और उनकी आवाज से जो सेना में हाथी हैं, उन हाथियों के शरीर से मद बहने लगता है। गैबरन माने हाथी, मद माने पसीना, रलत है माने बहने लगता है। हाथियों के शरीर से पसीना बहने लगता है और उस मद से क्या होता है, नदी नद माने नदी और नाले भर जाते हैं। रास्ते में जो नदी और नाले पड़ते हैं, उन नदी नालों में हाथियों का मद प्रवाहित होकर भर जाता है। क्यों? हाथियों को जब नगाड़े बजते हैं तो उत्साह से, उमंग से, उल्लास, उनमें जोश भर जाता है और जोश से उनके शरीर से मद बहने लगता है और मद से नदी नाले भर जाते हैं। ऐसा भूषण कवि कहते हैं कि इतने तीव्र नगाड़ों की आवाज हो रही है। ऐल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल, इतना ही नहीं, खलक यानी संसार
में गैल गैल माने गलियों गलियों में, रास्तों रास्तों पर, मार्गों पर, चौराहों पर। खलक में खैल वैल, खैल वैल माने खलबली मच जाती है। एल फैल क्यों मच जाती है? एल फैल, एल माने सेना, फैल माने फैलाव। सेना के फैलाव से संसार की गली गली में, रास्तों रास्तों में खलबली मच जाती है। और क्या होता है जब सेना चलती है? तो गजन की ठेल पैल, हाथियों की धक्का मुक्की। चलने में जब हाथी एक दूसरे से टकराते हैं और उनके टकराहट से, धक्का मुक्की से सैल उछलत हैं, पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। रास्ते में जो पहाड़ आते हैं वो पहाड़ हाथियों की धक्कों लगकर उखड़ जाते हैं और हाथी के समूह आगे धक्का मुक्की करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा सो तरनी, सूर्य भी तारा सो, तारे के समान टिमटिमाता है। क्यों? धूरी धारा में, धूल इतनी छा जाती है आकाश में, सेना चलती है, धूल उड़ती है, और धूल उड़ती है तो चारों दिशाओं में धूल हो जाती है, आकाश तक धूल छा जाती है। और जब आकाश में धूल छा जाती है, धूल के कारण सूर्य कैसा दिखता है? जैसे तारा टिमटिमा रहा हो। थारा पर पारा, पारावार यूं हलत है। और समुद्र ऐसे हिलता है जैसे थाली पर रखा हुआ पारा हिलता है। सेना चलती है, पृथ्वी हिलती है, और पृथ्वी हिलती है तो उस पर जो समुद्र है वो हिलने लगता है, और समुद्र हिलता है तो कवि ने यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कहा है कि थारा पर पारा, कि थाली में रखा पारा, पारा एक प्रकार की धातु होती है जो लुढ़कती है, तो पारा जैसे थाली में रख दें और वो लुढ़कता है, हिलता है, इस तरह से समुद्र हिलता है सेना के चलने से। तो अब आता है इसका विशेष। विशेष में ये वीर रस की कविता है। रस कौन सा हुआ? वीर। और छंद है कवित्त, कवित्त छंद है। भाषा ब्रज है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और अनुप्रास की सुंदर छटाइयां देखने को मिलती है। एल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल, ये सुनने में बड़ा मधुर लगता है। अंत्यानुप्रास, एल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल फैल शैल उसलत, तारा सो तरनी धूरी धारा में, यहाँ उपमा अलंकार और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। इस तरह से इसका विशेष हुआ। तो फिर से देखते हैं। चारों प्रकार की चतुरंगी सेना को सजाकर मन में उत्साह धारण करके महाराज शिवाजी युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। भूषण कवि कहते हैं नगाड़ों की बेहद आवाज होती है, इस कारण से हाथियों के शरीर से मद बहने लगता है और उस मद से नदी नाले भर जाते हैं। सेना के फैलाव इतना विशाल है कि संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। हाथियों की धक्का मुक्की से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं और धूल आकाश तक छा जाती है। उस धूल के कारण सूर्य ऐसा टिमटिमाता है जैसे तारा टिमटिमा रहा हो, और समुद्र इस प्रकार हिलता है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। ये सेना का प्रस्थान देख रहे हैं आप। अब ये सेना का युद्ध, इसका युद्ध चल रहा है। तो देखिए युद्ध कैसे हो रहा है। ये आपस में सैनिक लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। इसका वर्णन कवि ने अगले छंद में किया है। छूटत कमान बाण बंदूक करु कोकवान, धनुष से बाण छूटने लगे। प्रसंग क्या होगा? इसमें युद्ध का वर्णन, शिवाजी के युद्ध का वर्णन किया गया है। संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या, कमान यानी होता है धनुष, धनुष से बाण छूटने लगे, बंदूक से गोलियां चलने लगी। कोकवान माने आवाज करने वाले बाण चढ़ने लगे। मुश्किल होत मूर्छानों की ओट में, जिससे मोर्चों की ओट में शत्रु सैनिकों को मुश्किल होने लगी, परेशानी आने, कठिनाई आने लगी, मैंने लड़ने में वो कठिनाई का अनुभव करने लगे। कौन? शत्रु के सैनिक। शत्रु के सैनिक कहाँ हैं? किले के अंदर, किले के बुर्ज पर, किले के बुर्ज पर मोर्चों की ओट में। ये बुर्ज क्या होता है? परकोटा क्या होता है? देखिए ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये बुर्ज हैं, और ये पूरा ये परकोटा है। यहाँ शत्रु के सैनिक अंदर की तरफ खड़े हैं, बाहर की तरफ
शिवाजी के सैनिक हैं। ये जो छेद हैं ये हैं मोर्चे। यहाँ से शत्रु सैनिक खड़े होकर किले के जो बाहर लोग सैनिक होते हैं उन पर आक्रमण करते हैं, लेकिन यहाँ शिवाजी के सैनिक किले के बाहर हैं और शत्रु के सैनिक इन मोर्चों के पास में हैं। तो जब शिवाजी के सैनिक अपने अस्त्र छोड़ते हैं शस्त्र, तो इन शत्रु सैनिकों को जो मोर्चे के पर खड़े हैं उन्हें भी इसमें छुप जाते हैं, छुपने में भी उन्हें कठिनाई हो रही है। ओट में छुप जाते हैं, वहाँ भी उन्हें कठिनाई हो रही है। ये मोर्चे कहलाते हैं। ये इसके ऊपर ये कंगूरे हैं। ये तो छूटत कमान बाण, कमान से धनुष से बाण छूटने लगे, बंदूक से गोलियां चलने लगी, विशेष आवाज करने वाले बाण चलने लगे, जिन्हें अपन तोप भी कह सकते हैं, तोपें चलने लगी। मुश्किल होत मूर्छाओं की ओट में, जिस कारण से शत्रु सैनिकों को मोर्चों की ओट में, मोर्चों की आड़ में उन्हें लड़ने में परेशानी होने लगी शत्रुओं को। इस तरह से शिवाजी के सैनिक हमला कर रहे थे, बाण से, बंदूक से, तोपों से, कि जो शत्रु के सैनिक थे मोर्चों की में छुपकर भी उनको परेशानी होने लगी। ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, उसी समय शिवाजी ने आदेश दिया, अब जोर से अपने सैनिकों को कहा, दावा बांध, माने आक्रमण करो, धावा बोलो, आक्रमण करो, द्वेषण पे, शत्रुओं पर आक्रमण करो, वीरन ले जोट में। वीरों को अपने सैनिकों को समूह में लेकर के इकट्ठे होकर के और शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करो, ऐसा आदेश महाराज शिवाजी ने अपने सैनिकों के लिए दिया। उसी भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, भूषण कभी कहते हैं मैं तेरी हिम्मत का कहाँ तक वर्णन करूँ, किम्मत यहाँ लगी जाकी बटजोट में। भूषण कभी कहते हैं महाराज शिवाजी मैं आपकी हिम्मत के, आपके साहस का कहाँ तक वर्णन कर सकूं। क्यों? उस साहस के परिणति ये देखने को मिल रही है कि जो शत्रु का है वो परेशान हो रहे हैं और आपके सैनिकों के मन में उत्साह भर रहा है, कीमत यहाँ लगी है, उसकी कीमत माने उसकी प्रेरणा। भटजोट, भट माने सैनिकों के समूह में, आपके सैनिकों के समूह में जो उत्साह भरा रहा है वो उत्साह किस कारण से है? आपकी हिम्मत के कारण। आप जो उनका हिम्मत हौसला बढ़ा रहे हैं, उस हौसले के कारण उसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उसका मूल्य यहाँ दिख रहा है कि सैनिक भी दुगने उत्साह से लड़ने लगे। जब आपने उनको हिम्मत दी, आपने उनको प्रेरणा दी, तो वो सैनिक भी आपके सैनिकों के समूह आपका दुगने उत्साह से लड़ने लगा। कैसे लड़ रहे हैं? ताव दे दे मूछन, वो अपने मूछों को मरोड़ते हुए, उमेटते हुए, माने उत्साह से भरे हुए। कंगूरन पे पांव दे दे, और कंगूरों पर पांव रख रख कर। घाव दे दे अरिमुख, शत्रुओं के मुख पर घाव देकर, माने काटते हुए। कूद परे कोट में माने किले में प्रवेश कर गए। अब इसमें कंगूरन, कंगूरन माने क्या है? ये कंगूरे, ये जो बताए थे, ये जो हिस्से हैं ये कंगूरे हैं। इन पर पैर रखते हुए वो किले के अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ जो शत्रु खड़े हुए थे मोर्चों के पास में, उनके चेहरों पर घाव करते हुए, उन पर तलवार से वार करते हुए और कंगूरों पर पांव रखते हुए किले के अंदर प्रवेश कर गए। क्योंकि किले के गेट तो बंद रहते हैं युद्ध के समय, तो सैनिकों से ऊपर से, किले के ऊपर से अंदर प्रवेश किया महाराज शिवाजी के सैनिकों ने किले में। तो भूषण कभी कहते हैं मैं तेरी हिम्मत का कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि उसके हिम्मत की कीमत, माने यहाँ उसकी प्रेरणा से सैनिकों के समूह में जोश भर गया और दुगने उत्साह से वो लड़ने लगे। अपने मूंछों पर ताव देकर, माने उमेटते हुए, कंगूरों पर पांव रख रख कर और शत्रुओं के मुख पर घाव देकर, अरि माने होता शत्रु, मुख पर घाव देकर कूद परे, माने प्रवेश कर गए कोट में, माने किले में। और इसका भी विशेष बनेगा कवित्व छंद, वीर रस, अतिशोक्ति अलंकार, ब्रजभाषा, अनुप्रास अलंकार। पूरा फिर सुन लीजिए। यहाँ युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रसंग, बाण से, बंदूक से, तोपों से युद्ध होने लगा, धनुष से बाण छूटने लगे, बंदूक से गोलियां चलने लगीं, आवाज करने वाले कोकबान चलने लगे। इस कारण से जो शत्रु सैनिक है उन्हें मोर्चों की ओट में भी परेशानी होने लगी। उसी समय महाराज शिवाजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शत्रुओं पर
एक साथ समूह में जाकर आक्रमण बोलो करो। भूषण कवि कहते हैं मैं आपकी हिम्मत का कहाँ तक वर्णन करूं, उसी की कीमत यहाँ दिख रही है। माने शत्रु सैनिक पर आपके सैनिक उत्साह से, दुगने उत्साह से लड़ रहे हैं। वो अपने मूँछों को उमेटते हुए कंगूरों पर पांव रख रख कर शत्रुओं को मुख को काट काट कर किले में प्रवेश कर गए। अब दूसरा वीर, और ये वीर है छत्रसाल बुंदेला, ओरछा के महाराजा हैं। इनकी प्रशंसा है तो छत्रसाल प्रशस्ति संदर्भ बनेगा शौर्य गाथा के अंतर्गत छत्रसाल प्रशस्ति कवि भूषण प्रसंग, इसमें छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया गया है। निक्षत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। म्यान से तलवार निकलते ही इस तरह से चमकती है जैसे सूर्य। कौन से सूर्य? प्रलय के सूर्य। प्रलयकालीन जो सूर्य होता है, प्रलय के समय जब सूर्य निकलता है उसकी कहते हैं चमक ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय जो सूर्य चमकता है उसकी चमक से कहीं अधिक चमक होती है प्रलय के सूर्य की। तो प्रलय के सूर्य की जो चमक होती है उस चमक से तुलना की है तलवार की। जैसे ही म्यान से तलवार निकालते हैं छत्रसाल महाराज तो उनकी तलवार इतनी तीव्र चमकती है जैसे प्रलय का सूर्य चमकता है, उसकी किरणें चमकती हैं। मयूख माने किरणें, प्रलय के सूर्य की जो किरणें हैं ऐसी चमकती है तलवार। इससे क्या होता है, जो गयंदन के जाल माने हाथियों के समूह हैं, गयंदन माने हाथी, हाथियों के जो समूह हैं और उन हाथियों के समूह रूपी जो अंधकार है, तमतोम है, तमतोम माने अंधकार, उस अंधकार को फाड़ देती है, माने मिटा देती है, नष्ट कर देती है। तो जैसे प्रलय के सूर्य की किरणें निकलती हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही महाराज छत्रसाल की तलवार जब म्यान से बाहर निकलती है तो उसकी चमक से हाथी रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। लागत लपक कंठ बैरन के नागिन सी, लागती लपक तेजी से, लपक यानी तेजी से, लागत लग जाती है, कंठ बैरन के नागिन सी, बैरन मन शत्रुओं के कंठ में, गले में नागिन के समान जाकर लिपट जाती है। ये शत्रु सैनिकों के गले में ये तलवार नागिन के समान जाकर लिपट जाती है और उनके सिर को धड़ से अलग कर देती है। और फिर नरमुंड बजता है, उस नरमुंड से माने रुद्र को रिझाती है। रुद्र यानी शिव का जब रौद्र रूप होता है तब उन्हें रुद्र कहते हैं। तो शिव को आकर्षित करती है ये मुंड की, नरमुंड की माला प्रदान करके। इस तरह से वह शत्रुओं के गले में जाकर लिपट जाती है और उनके धड़ को अलग कर देती है। और इस तरह से जो मुंड बचता है उस मुंड को मानो शिव जी को, रुद्र को देकर उनको आकर्षित कर रही हो, इस तरह से ये बाहर करती है। लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। भूषण कवि कहते हैं कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले चितिपाल के लाल, छत्रसाल महाबलवान, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, मैं तेरी करवाल का, तलवार का कहाँ तक वर्णन करूं। प्रतिभट कटक कटीले केति काटी काटी, ये प्रतिभट माने शत्रु सैनिक, भट माने होता सैनिक, प्रति माने विपरीत, तो विपरीत सैनिक माने शत्रु सैनिक कहलाएगा। प्रतिभट कटक कटीले, जो प्रतिभट कटक है माने शत्रु सैनिकों का समूह है, वो जो अत्यंत प्रखर हैं, इन कितने ही उनको काट काट कर कालिका सी किलक कलेव देत काल को, ये कालिका के समान किलक कर, किलकारी भरकर मानो यमराज को कलेवा कराती है। कलेव माने कलेवा, काल यानी मृत्यु के देवता यमराज, यमराज को मानो कलेवा करा रही, नाश्ता करा रही। ये कालिका के समान हुंकार भरकर, किलकारी भरकर, हुंकार भरकर माने मृत्यु के देवता को कलेवा करा रही है। तो ये तलवार अत्यंत भीषण है, इससे शत्रु सैनिक कट रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। प्रसंग के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद विशेष में क्या बनेगा, तो जो पहले का विशेष बना है वही उसी तरह से कवित्व छंद है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ब्रजभाषा है और वीर रस है, अनुप्रास
उपमा कालिकासी उपमा है, तो उपमा अलंकार है। अनुप्रास लागत लपक कंठ वैरन के नागिन सी में उपमा, ये विशेष। अब अगला छंद, भुज भुजगेश की बैसंगिनी भुजंगनी सी खेद खेद खाती दिए दारुण दलन के। संदर्भ वही रहेगा, यानी पाठ का नाम शौर्य गाथा के अंतर्गत 17 साल प्रशस्ति, कवि भूषण। प्रसंग इसमें बर्छी का वर्णन किया गया है। बर्छी किस प्रकार युद्ध करती है, युद्ध में बर्छी किस प्रकार वार करती है, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या, भुज भुजगेश, भुज माने होता है भुजा हाथ, भुजगेश यानी शेषनाग की बैसंगिनी भुजंगनी सी, ये बर्छी भुजा के साथ किस प्रकार रहती है, जैसे नाग शेषनाग के साथ नागिन रहती है। भुजंगनी यानी नागिन, भुजगेश यानी शेषनाग। जैसे शेषनाग के साथ नागिन रहती है, इस तरह से छत्रसाल की भुजा के साथ सदैव बर्छी रहती है। बर्छी क्या होती है, ये देखिए, ये बर्छी है और ये तलवार है, ये छत्रसाल हैं। छत्रसाल के हाथ में बर्छी ठीक उस तरह से सुशोभित होती है जैसे शेषनाग के साथ नागिन रहती है। बर्छी में दोनों तरफ धार होती है और इस तरह से इसको चलाने वाला अत्यंत निपुण होना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं का भी अंगभंग कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ धार होती है। तलवार में एक तरफ धार होती है, इससे केवल शत्रु को मारा जा सकता है। पीछे की ओर जब खींचते हैं तो अपना बचाव होता है, लेकिन बर्छी में ऐसा नहीं होता। तो बर्छी चलाने वाला अत्यंत निपुण होना चाहिए। वर्तमान में स्वतंत्र भारत के इतिहास में और स्वतंत्रता के भी युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई इस कार्य में अत्यंत निपुण थीं। वो बर्छी को बहुत अच्छे से चलाती थीं। तो ये बर्छी छत्रसाल की भुजा के साथ ठीक ऐसे सुशोभित होती है जैसे शेषनाग के साथ नागिन। और ये क्या करती है, खदेड़ खदेड़ कर खाती दी दारुण दलन के। दलन माने शत्रुओं समूह के, दारुण शत्रु, तुष्ट, दिए माने विशाल। तो विशाल जो शत्रुओं का समूह है उनको खदेड़ खदेड़ कर खाती है, माने मारती है। बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन। बख्तर माने होता है कवच। जो सैनिक लड़ते हैं तो अपने शरीर के ऊपर कवच पहन लेते हैं जिससे उनके शरीर का बचाव होता है। यहाँ देखिए, ये जो छत्रसाल महाराज हैं एक प्रकार का वस्त्र पहने हुए हैं जिसे कवच कहते हैं। तो पाखरन माने होता है झूल। ये झूल घोड़ों पर के ऊपर डाल दी जाती है, हाथियों के ऊपर डाल दी जाती है, ताकि इनसे घोड़ों का और हाथियों का बचाव हो सके तलवारों से, अस्त्रों से, शस्त्रों से। ऐसे ही सैनिक बख्तर पहन लेते हैं, माने कवच पहन लेते हैं, तो उनका बचाव हो जाता है। लेकिन ये बर्छी जो है छत्रसाल की, ये क्या करती है, शत्रु सैनिक जो बख्तर पहने हुए हैं, पाखरन उनके जो घोड़े उड़े हुए हैं, हाथी उड़े हुए हैं, माने झूल से कवच में ठीक प्रवेश कर जाती है, उनको भी फाड़ देती है और उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। कवच के अंदर, झूल के अंदर कैसे प्रवेश कर जाती है, बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन। जैसे मीन, मीन माने मछली, धस जाती है, प्रवेश कर जाती है। कहाँ, पैर पार जात परवाह जो जलन के। जलन माने पानी के, परवाह माने बहाव, प्रवाह, प्रवाह के विरुद्ध। जैसे मछली बहाव के विरुद्ध आसानी से पार हो जाती है, तैर जाती है। पैर पार जात मान तैर जाती है, प्रवाह जो जलन के, जल के प्रवाह के विरुद्ध मछली आराम से पैर लेती है, तैर जाती है। ठीक उसी प्रकार बर्छी शत्रु सैनिकों के बख्तर के बीच में, घोड़ों के ऊपर जो झूल है उसके बीच में प्रवेश कर जाती है। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, हे राजा चंपत राय, प्रजा का पालन करने वाले चंपत राय महाराज के पुत्र छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के। भूषण कवि कहते हैं कि मैं आपके बल का वर्णन कैसे कर सकता हूँ।
पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, जैसे पक्षी माने पक्षी, पर छीने माने पंख कटे हुए, जैसे पंख कटे हुए पक्षी ऐसे पड़े हैं, जैसे पंख कटे हुए पक्षी कोई जमीन पर पड़ा रहता है, ऐसे पड़े हैं कौन? पर छीने वीर, वीर शत्रु सैनिक, पर छीने भुजा कटे हुए हैं शत्रु सैनिक, इस तरह से पड़े हुए हैं जैसे पंख कटे हुए पक्षी जमीन पर पड़े रहते हैं। तेरी बरछी ने, बरछीने हैं कलन के। भूषण कवि कहते हैं कि महाराज आपकी बरछी ने शत्रु सैनिकों की जो स्त्रियां हैं उनके वरों को माने शत्रुओं को छीन लिया है। यहाँ पर यमक अलंकार है पक्षी परछीने, परछीने परछीने दो बार आया है इस पंक्ति में। परछीने माने एक बार पंख कटे हुए पक्षी, परछीने माने भुजा कटे हुए वीर। तो शब्द दो बार, दोनों बार उसके अर्थ अलग, यमक अलंकार। ऐसे नीचे वाली पंक्ति में तेरी बरछीने, बरछीने है कलन के, बरछी बरछीने, बरछीने बरछीने दो बार आया है। एक बार बरछीने यानी बरछी अस्त्र का नाम है, दूसरी बार बरछीने माने उनके वर को स्वामियों को छीन लिया है। तो यहाँ भी दो अर्थ निकल रहे हैं, दो बार शब्द आए, तो इसलिए यहाँ पर अलंकार। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, भूषण कवि कहते हैं छत्रसाल महाराज की भुजा के साथ उनके बरछी इस तरह से शोभित होती है जैसे शेषनाग के साथ नागिन, और ये शत्रु समूह को खदेड़ खदेड़ कर खोद खोद कर खा जाती है, अर्थात मार डालती है, नष्ट कर देती है। ये बरछी जो शत्रु सैनिक कवच पहने हुए हैं, उनके घोड़ों पर जो झूल हैं उनके बीच में इस तरह से प्रवेश कर जाती है जैसे कोई मछली धारा के विपरीत आसानी से तैर जाती है, इस तरह से बरछी उनमें प्रवेश कर जाती है। भूषण कवि कहते हैं खे चंपत राय, प्रजा का पालन करने वाले राजा, आपके पुत्र छत्रसाल महाराज का मैं कैसे बखान कर सकता हूँ, माना कैसे वर्णन कर सकता हूँ उनके बल का, क्योंकि उनकी बरछी ने ऐसे भुजाओं की को काट दिया, शत्रुओं की भुजाओं को काट दिया है, और वो भुजा कटे हुए शत्रु ऐसे पड़े हैं भूमि पर जैसे पंख कटे हुए पक्षी पड़े रहते हैं, और इस बरछी ने शत्रु स्त्रियों के स्वामियों का मार दिया है, माने उनके वर छीन लिए हैं, इस तरह से उन्हें विधवा कर दिया है। फिर विशेष कवित्व छंद, वीर रस, अनुप्रास अलंकार, अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन है, अतिशोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार और साथ में ब्रज भाषा। आइए अब इसके कुछ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है। किस प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा गया है? 4 प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा गया है, पैदल, घोड़ा, हाथी और रथ। इस प्रकार जो चारों तरह के सेना होती है उसे चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। युद्ध के समय किसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है? युद्ध के समय जो नगाड़े बजते हैं उन नगाड़ों के आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। शत्रु सैनिक किसकी आड़ लेकर शस्त्र चला रहे हैं? शत्रु सैनिक मोर्चों की आड़ लेकर शस्त्र चला रहे हैं। कौन कौन से शस्त्र शत्रु सैनिक चला रहे थे? धनुष बाण, बंदूक, आवाज करने वाले कोकबान आदि अस्त्र शत्रु सैनिक चला रहे थे। कवि ने शेषनाग और उसकी संगनी किसे कहा है? कवि ने शेषनाग कहा है छत्रसाल को, भुजा को, और संगनी कहा है उनकी बरछी को। कवि ने किन किन राजाओं के शौर्य का वर्णन किया है? कवि ने महाराज शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। ये पूरा युद्ध का वर्णन करना पड़ेगा आपको, दूसरे छंद में जो वर्णन है उसकी व्याख्या के अनुसार इसका वर्णन करना पड़ेगा। शिवाजी की सेना ने किस प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण किया, ये भी दूसरे छंद में ही है। इसमें कोट में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, बाण, मैंने उस दूसरे छंद का इसमें वर्णन करना पड़ेगा। छत्रसाल की बरछी की विशेषताएं ये अंतिम छंद में, चौथे छंद में। छत्रसाल की तलवार को प्रलयंकारी सूर्य के समान क्यों कहा है? क्योंकि उसकी चमक इतनी तीव्र है जैसे प्रलयकालीन सूर्य की होती है। तो ये भी आपको पहले छंद में इसका वर्णन करना पड़ेगा, प्रथम 2 पंक्तियों में से। कालिकासी किलक की कलयुगेत काल को का भाव स्पष्ट कीजिए।
इसमें काली काशी किलक कलियुदित काल को, इसका मतलब ये जो काट रही है तलवार, इस तरह से मैंने मृत्यु के देवता को कलेवा करा रही हो, यमराज को कलेवा करा रही है। अर्थात ये जो काट कर रही है ये तो कम काट है, नाश्ता मतलब कम किया जाता, भोजन के पिक्चर नाश्ता हल्का फुल्का होता है, इस तरह से कलेवा सा करा रही है। अर्थात ये अत्यंत मार काट करने वाली है, अभी तो ये मानो यमराज को कलेवा सा करा रही है, तो एक वानगी भर है इसकी। इस तरह से इसकी तलवार का वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।